हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चिकित्सा प्राभित अध्याय, जो कि चरक सूत्र 16 है। आज हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं अपने स्टडी टेबल पर पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हम लोगों ने जो भी बातें की है वो वाइट बोर्ड पे बढ़ाया है आपको। और मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहूँगा कि अगर वाइट स्टडी टेबल वाला जो अभी हम ये लेक्चर ले रहे हैं, इसमें अगर कोई कमी आए, या ये कंपैरेटिव स्टडी है एक तरह से कि वाइट बोर्ड पे अच्छा मतलब आपको लेक्चर मिलता है, या A4 साइज जो पेपर है उस पर हम लोग टेबल के सहारे ले रहे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा बेहतर है, क्योंकि हम उसको जज करके उस हिसाब से आगे फर्दर हम लोग रिस्पांस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आपको मिले। तो आइए बात करते हैं चिकित्सा प्रावृत्त अध्याय। तो हम लोग देखते हैं कि जो सेकंड प्राप का NCISM के अकॉर्डिंग जो है, उसमें जो सिलेबस है तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो देखेंगे कि सिलेबस में हम लोग के क्या है चिकित्सा प्रावृत्त अध्याय कि पहला है अध्याय परिचय। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहला पॉइंट क्या होता है, अध्याय परिचय, कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप क्या जानते हो, क्योंकि आपसे वाइवा में पूछा जाता है इसका क्या मीनिंग है। उसके बाद देखेंगे सेकंड पॉइंट है सिद्धांत विवरण, अर्थात जो इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका पार्ट है। तो उसमें देखेंगे 8 पॉइंट हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिद्धांत विवरण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सम्यक विरिक्त, अविरिक्त, अतिविरिक्त के लक्षण। दूसरा पॉइंट है बहुदोष लक्षण। तीसरा पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ संशोधन, अर्थात जो ये संशोधन के लाभ की बात कर रहा है। फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ संशोधन, अर्थात संशोधन का महत्व क्या है। उसके बाद देखेंगे फिफ्थ पॉइंट संशोधन के अतियोग तथा अयोग की चिकित्सा, संशोधन करने में कोई मतलब ये प्रॉब्लम हो जाती है उसकी चिकित्सा क्या होती है। सिक्स पॉइंट है स्वभाव उपरम वाद, तो एक वाद है। उसके बाद देखेंगे सेवन पॉइंट चिकित्सा परिभाषा। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटीज ऑफ चिकित्सा प्रावित वैद्य, तो चिकित्सा प्रावित वैद्य की क्या विशेषताएं होती है। और जो लास्ट पॉइंट होता है, जैसा कि हर एक चैप्टर में आ रहा है, अध्याय संग्रह। तो कुछ इसके अंतर्गत हम लोग पूरी बातें करेंगे आज। तो आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके सामने चिकित्सा प्रावृत्ति वैद्य। जैसा कि देखते हैं चिकित्सा प्रावृत्ति वैद्य, ये कौन सा चैप्टर है, चरक सूत्र 16। चरक सूत्र 16। तो यहाँ देख रहे होंगे जो इसका सिलेबस का पहला पॉइंट है अध्याय परिचय, अर्थात इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, या इससे आप क्या समझते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कि चिकित्सा प्रावृत्त अध्याय इंट्रोडक्शन वाली बात करते हैं, तो ये पर्टिकुलर चरक के किस चतुष्क में आता है। तो चतुष्क की बात करें तो यहाँ पर चौथा जो चतुष्क है ये कहीं ना कहीं उसके पॉइंट अंतर्गत आता है, अर्थात क्रिया चतुष्क के अंतर्गत आता है। क्रिया चतुष्क के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत हम लोग देखें क्रिया मतलब होता है चिकित्सा, क्रिया का मतलब क्या होता है, चिकित्सा। अर्थात चिकित्सा से रिलेटेड है चतुष्क के 4 चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर हैं, 13, 14, 15, 16। ये क्रिया चतुष्क का अंतिम अध्याय है, ठीक है ना। क्रिया चतुष्क का अंतिम अध्याय 16वां चैप्टर, ठीक है। 13वां स्नेहाध्याय था, 14वां आपने क्या पढ़ा था, स्वेदाध्याय, 15वां उपकल्पनीय अध्याय जिसमें वमन विरेचन के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया गया था, 16वां अब इसकी बात करेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा कि ये क्रिया चतुष्क का अंतिम अध्याय है, जो कि 16वां चैप्टर होता है। अब बात करते हैं कि इस अध्याय का वर्णन, अब इस अध्याय में पढ़ना क्या है। तो इस अध्याय में अगर देखा जाए सबसे बड़ी चिकित्सा प्रावृत्त का अर्थ क्या हुआ। चिकित्सा प्रावृत्त का जो अर्थ है, चिकित्सा प्रावृत्त जो है क्या है कि देखेंगे चिकित्सा प्रावृत्त का जो मीनिंग क्या होता है कि सभी उपकरणों से युक्त वैद्य, सभी उपकरणों से युक्त वैद्य। अब यहाँ पर देखेंगे वैद्य टर्म ऐड हो गया, क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा का अधिकार किसे है, चिकित्सा का अधिकार किसको है, वैद्य को है, ठीक है। तो अंडरस्टूड है कि ये जो भी चैप्टर है वैद्य से रिलेटेड है और चिकित्सा से संबंधित है, और चिकित्सा का अधिकार किसको है, वैद्य को है। इसलिए सभी उपकरणों से युक्त वैद्य को हम लोग क्या बोलते हैं, चिकित्सा प्रावृत्त अध्याय। चिकित्सा प्रावृत्त का मीनिंग क्या हुआ कि सभी उपकरणों से युक्त वैद्य,
क्योंकि कोई भी चिकित्सक होता है जब तक उसके सभी उसके पास इक्विपमेंट नहीं होते चिकित्सा संबंधित, तब तक वो कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, कोई कार्य में सिद्धि नहीं होती, चिकित्सा उसकी अच्छे से नहीं हो पाती है, रोगों को अच्छे से शांत नहीं कर पाता है। तो ये मीनिंग हो गया। तो इसके साथ हम लोग देखेंगे कि जो वैद्य, तो इसको हम लोग समझेंगे कि जो वैद्य सभी उपकरणों सभी प्रत्येक सामग्रियों को एकत्रित कर, मतलब कोई चिकित्सा प्रारंभ करता है तो सभी उपकरणों और या सामग्रियों को एकत्रित करके चिकित्सा प्रारंभ करता है, उस वैद्य को क्या कहते हैं? चिकित्सा प्रावित वैद्य। तो चिकित्सा प्रावित वैद्य उसे कहते हैं जो सभी उपकरणों या सामग्रियों को एकजुट करके एक साथ रख के चिकित्सा प्रारंभ करे। क्यों आवश्यक है? इसको हम लोग छोटे से शब्द समझेंगे। जैसे हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो कहते हैं कि कोई एडमिट होता है, सीरियस होता है, तो उसको कहते हैं बहुत अच्छे अस्पताल में ले चलो जहाँ पर एक साथ सभी सुविधाएं मिल जाए। इसका मतलब सभी उपकरण या सभी इक्विपमेंट मिल जाए। जैसे अगर किसी ऐसे अस्पताल में चले गए छोटे मोटे जहाँ पर पेशेंट को अगर सांस उखड़ने लगे, सांस की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो वहाँ अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, तो कहते हैं ना कि एम्बुलेंस के थ्रू दूसरे जगह जाओ। तो दूसरे जगह जाने से पेशेंट की हालत ख़राब होती है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि सभी उपकरणों से युक्त वैद्य को हम लोग चिकित्सा प्रावित वैद्य कहते हैं। तो ये इसका एक तरह से परिचय हुआ। फिर इसमें देखेंगे कि इससे लाभ क्या होता है। चिकित्सा प्रावित वैद्य से लाभ क्या होगा कि चिकित्सा प्रावित वैद्य से लाभ ये होगा कि जो वैद्य अब चिकित्सा करेगा तो लाभ क्या होगा, अगर आप इससे कराएंगे तो उससे लाभ क्या होगा कि सभी उपकरणों से युक्त वैद्य, जो चिकित्सा प्रावित वैद्य, चिकित्सा प्रावित जो वैद्य होगा, अगर उससे हम चिकित्सा कराते हैं तो क्या हो जाएगा कि वो रोगों का नाश हो जाएगा, अर्थात रोग मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। मतलब जो भी बीमारी आप चिकित्सा ट्रीट करेगा वो उसका रोग मुक्त हो जाएगा। कोई एक तरह से व्यापद नहीं होगा। अगर होता भी है तो उसको ट्रीट कर लेगा सही, मतलब अगर कोई उससे नुकसान होता है या फिर कोई कहते हैं ना कि वहाँ पर कोई दिक्कत होती तो भी उसको कंडीशन को संभाल लेगा। तो ये उससे लाभ हो गया। एक टर्म आता है कि अब यहाँ पर वैद्य की बात है, चिकित्सा प्रावित वैद्य है। एक टर्म आता है कि वैद्यमानी। क्या है? वैद्यमानी। वैद्यमानी का मतलब होता है मूर्ख वैद्य। ध्यान दीजिएगा, मूर्ख वैद्य। मूर्ख वैद्य का मतलब यहाँ पर है कि सभी उपकरणों से रहित, सभी उपकरणों से रहित। अभी हम लोग बात कर रहे थे चिकित्सा प्रावित वैद्य की बात कर रहे थे, तो सभी उपकरणों से युक्त था, जबकि वैद्यमानी का मतलब होता है मूर्ख वैद्य होता है जो कि जिसके पास सभी इक्विपमेंट नहीं होते हैं। जब कभी किसी व्यक्ति का वो चिकित्सा शुरू करता है और चिकित्सा के बीच में अगर कोई उपद्रव आता है, कोई इस तरह की कंडीशन आती है, तो तुरंत रिफ़र करता है, कहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, अब जाओ बड़े अस्पताल में। तो ये मूर्ख वैद्यमानी मतलब मूर्ख वैद्य की बात आती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिद्धांत विवरण की। जो सेकंड पॉइंट है सिद्धांत विवरण में, अर्थात जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखेंगे। उसमें पहला पॉइंट क्या है? सम्यक विरिक्त, अविरिक्त, अतिविरिक्त के लक्षण। तो यहाँ पर हम लोग इसमें 3 पॉइंट हो गया, सम्यक विरिक्त, अविरिक्त और अतिविरिक्त। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो 1 2 3 तो देखेंगे पहला ए दे दिया, सम्यक विरिक्त के लक्षण। तो यहाँ पर ये समझना है कि विरिक्त का मीनिंग क्या है। विरिक्त का मीनिंग हो जाएगा कि विरेचन। तो यहाँ पर इसका मतलब जाएगा सम्यक विरेचन के लक्षण। सम्यक विरेचन के लक्षण, ठीक है। तो सम्यक विरेचन ये चैप्टर में कहाँ से आ गया विरेचन? हम लोग जानते हैं कि इस पूरे चैप्टर में विरेचन से संबंधित ही बात की जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया था चरक सूत्र 15 में, उपकल्पनीय अध्याय में वमन का डिटेल में वर्णन किया था, और लास्ट में क्या किया था? विरेचन की एक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि विरेचन ये संबंधित है। अब विरेचन का डिटेल है कि अगर जैसे विरेचन औषधि किसी व्यक्ति को पिलाते हैं, विरेचक औषधि जो है पिलाते हैं, जो परगेटिव्स होते हैं, उसको पिलाने के बाद व्यक्ति को क्या करते हैं? गुद मार्ग से मल का त्याग होता है। और जो दोष होते हैं, खास तौर से जो पित्त दोष की प्रधानता वाले व्यक्ति में जो पित्त का विरेचन कराते हैं,
तो क्या करते हैं कि ये औषधि देने के बाद कुछ समय बाद उसको लूज मोशन होने लगते हैं, अर्थात लैट्रिन होने लगती है। तो सम्यक, अगर प्रॉपर, सम्यक मतलब प्रॉपर तरीके से जिस पर्पज से हम पिला रहे हैं अगर वो हो जाएगा तो क्या लक्षण आएंगे रोगी में। तो यहाँ पर क्या है, क्या क्या चीज़ें हम लोग कुछ लक्षण के बारे में देखेंगे कि अगर सही मायने में विरेचन हो जाए जिसको हम लोग कराना चाहते हैं तो उससे रोगी को क्या क्या दिखेगा, कौन कौन से लक्षण। तो पहला पॉइंट है दौर्बल्यता, ठीक है ना, दौर्बल्य अर्थात दुर्बलता। दुर्बलता, दुर्बलता का मतलब क्या है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। दुर्बलता मतलब विरेचन जन्य, विरेचन, विरेचन जन्य। यहाँ पर यह है कि सामान्यतः जब हम वमन विरेचन कराते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा दुर्बल हो जाता है, तो उससे संबंधित दुर्बलता है, न कि आप इसको बहुत अलग तरीके से मत लो। विरेचन जन्य दुर्बलता जो कि स्वाभाविक क्रिया होती है। दूसरा है लाघव। लाघव, लाघव मीन्स होता है लघुता, लघुता, शरीर हल्का हो जाएगा, मीन्स स्वभाव, जब ये चीज़ें सही रहेगा तो शरीर हल्कापन महसूस करेगा, व्यक्ति अच्छा महसूस करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, ग्लानि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लानि, कि पूछता है ग्लानि किस विरेचन के या वमन के अतियोग, विरेचन के अतियोग मतलब सम्यक विरेचन में आता है कि अति विरेचन में आता है कि अविरिक्त में आता है। तो आपको ध्यान है ग्लानि किस में आएगा, सम्यक विरेचन में। ग्लानि का मतलब क्या हुआ, तो ग्लानि का मतलब जाएगा कि जैसे अब दोबारा उसको इच्छा नहीं होगी कि विरेचन औषधियों को पिए, तो ये ग्लानि याद रखिएगा कि ये सम्यक विरेचन के लक्षण में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि व्याधि नाम अड़ुता। व्याधि नाम, व्याधि अड़ु हो जाएगी, व्याधि जो होगी, व्याधि क्या हो जाएगी, व्याधि नाम अड़ुता। अड़ुता अर्थात व्याधि बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगी, व्याधि का नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे हृदय वर्ण शुद्धि, हृदय और वर्ण की शुद्धि हो जाएगी। तो हृदय, हृदय, हृदय प्लस वर्ण, कहते हैं ना, वर्ण की क्या हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी। हृदय और वर्ण की शुद्धि हो जाएगी। और क्या चीज़ें हैं, समय से मतलब क्या होगा, समय से भूख और प्यास लगेगा। भूख प्यास, भूख प्यास समय से लगेगा, ठीक है ना। टाइमली उसको, जब व्याधि सही हो जाएगी तो टाइमली क्या होगा, ढंग से खाना खाएगा और समय से प्यास लगेगी। उसके बाद क्या है करेगा, नेक्स्ट पॉइंट है उसी में कि काले वेग प्रवर्तनम, जो वेग होते हैं, जो सामान्यतः जो पेट साफ होना, लैट्रिन होना, जैसे कहते हैं ना कि 2 टाइम होता है, तो समय, काले मतलब समय से, समय से वेग अर्थात मलमूत्र का वेग है ना, मल मूत्र का वेग होगा, मतलब जब जो जिस समय होना चाहिए उस समय होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, जिनका पेट नहीं साफ होता है तो उनसे पूछिए कि क्या कंडीशन होती है, कि कब जाना पड़ता है, बहुत ही परेशानी होती है। तो कुछ इस तरह से है। उसके बाद देखेंगे क्या है इसमें कि बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धि, बुद्धियों की शुद्धि हो जाएगी, इंद्रियों की शुद्धि हो जाएगी और मन की शुद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर है बुद्धि, इंद्रिय और मन की शुद्धि। मन की क्या हो जाएगी, शुद्धि, मतलब मन खुश हो जाएगा, ये सब चीज़ें सब कुछ उसकी सब हो जाएगा। और वात अनुलोमन हो जाएगा, मारुत अनुलोमन, वात का अनुलोम हो जाएगा। अनुलोमन का मतलब जब पेट साफ होता है तो जो गैस पास होता है वो प्रॉपर तरीके से होगा। जब पेट साफ नहीं होता तो बहुत ज़्यादा गैस बनता है और उसकी वजह से आपको परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, उसकी जठराग्नि प्रबल हो जाएगी, जठराग्नि, जठराग्नि बढ़ जाएगी, प्रबल हो जाएगी। तो ये सम्यक विरेचन के लक्षण में आता है। बात ये आती है कि इसको याद कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे किसी व्यक्ति का जो से पेट नहीं साफ होता, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, मल जो है आमाशय पक्वाशय में बना रहता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है कि उसको बहुत अच्छे से भूख प्यास नहीं लगती है और बहुत गैस पास नहीं होती है और लगेगा कि हमेशा रोगी व्यक्ति होता है, साथ ही साथ मन गिरा गिरा सा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें सम्यक उसका लैट्रिन हो जाएगा, कहते हैं ना पेट साफ होने के बाद क्या क्या चीज़ें होता है, शरीर बिल्कुल हल्कापन महसूस होगा और क्या होता है कि वो
व्याधि शरीर जो रोग से मुक्त हो जाएगा, भूख प्यास समय से लगेगा और मलमूत्र का त्याग टाइमली होने लगता है, बुद्धि इंद्रिय मन की शुद्धि हो जाती है, वात का अनुलोमन अर्थात जो गैस इजीली पास होने लगता है, साथ ही साथ जठराग्नि अर्थात पाचक अग्नि भूख बहुत अच्छे से लगने लगती है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे उसमें भी पहले पॉइंट के दूसरा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड बी अर्थात अविरक्त के लक्षण। अविरक्त का मतलब जिसको विरेचन हो ही नहीं रहा है, अर्थात विरेचक औषधि पिलाने के बाद उसको भी विरेचन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मल मूत्र सब पेट में बड़े हुए हैं। तो आप ध्यान रखिए, याद रखिए कि आप अगर गलती से रात भर किसी शादी में जग जाइए और फिर सुबह फ्रेश नहीं हुए तो आपका पूरा दिन कैसा बीतता है, आप पूरा उसको विचार करके देखिए तो आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, अगर पेट ना साफ हो या लैट्रिन हो ही ना तो होगा क्या कि स्टीवन, स्टीवन मतलब होता है बार बार थूकता है। तो बार बार थूकता, स्टीवन का मतलब क्या हो जाएगा, बार बार थूकना। तो ये बार बार थूकना क्या होगा, पहला क्योंकि देखेंगे उस कंडीशन में कच्ची डकार ये सब चीज़ें आती है, जब खाना नहीं पचता रात भर पड़े रहता है पेट में, तो यही सीधे है कि बार बार थूकता है, स्टीवन मतलब थूकना। दूसरा हृदय अशुद्धि, हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग ने सम्यक विरेचन लक्षण बताया था उसका जस्ट अपोजिट है ये। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर विरेचन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, स्टीवन अर्थात बार बार थूकता है, हृदय अशुद्धि अर्थात हृदय में शुद्धि नहीं रहती है, जबकि उसमें क्या था, हृदय में शुद्धि हो रही थी, उत्क्लेश कफ पित्त। तो देखते हैं ना कि अगर रात भर आप जग जाते हैं शादी बारात में तो किसी भी कारण से, तो क्या होता है कि कच्ची डकार धुएनी जिसको कहते हैं वो आती है। तो उत्क्लेश का मतलब कफ और पित्त, बार बार थूकते हैं, ऐसा लगता है ना कि कुछ अंतित टाइप का मतलब मुंह में बन रहा है, पित्त टाइप का जो आपका थूक आता है। उसको देखेंगे आद्यमान, जब पेट साफ है ही नहीं, उसमें मलमूत्र भरा पड़ा है, गैस भरा है, तो पेट तना रहेगा, तो उसको बोलते हैं आद्यमान मतलब पेट भरा होना, टिम्पेनाइटिस, इसको बोलते हैं टिम्पेनाइटिस। और साथ ही साथ देखेंगे अरुचि, एनोरेक्सिया, अरुचि तो जब पेट साफ है नहीं तो भूख प्यास लगेगी, कभी नहीं लगेगी। अरुचि मतलब हो जाएगा भोजन में इच्छा न होना। छर्दी, छर्दी मतलब क्या हो जाएगा कि जब आपका लैट्रिन नहीं हो रहा तो क्या होगा, जब मुंह से ये सब थूक आ रहा है, ये सब गैस पास होगी या इस तरह से चीज़ें आ रही ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, बमन होगा ना, उल्टी जिसको कहते हैं वोमिटिंग, बमन हो जाएगा, या इसको वोमिटिंग वोमिट बोल जाएगा, वोमिट हो जाएगा। हो सकता है कि लैट्रिन मतलब मुख मार्ग से ये वोमिट होने लगे, जब लैट्रिन नहीं हो रही है तो ये स्थिति होती है। साथ ही साथ देखेंगे जब व्यक्ति को जब पेट साफ नहीं होता, खाएगा पिएगा नहीं तो क्या होगा, दुर्बलता ती होगी। देखेंगे यहाँ दुर्बलता आया था, उसमें भी दुर्बलता आया था, वो जो प्रॉपर विरेचन के द्वारा दुर्बलता अलग है, लेकिन खाने पीने पेट न साफ न होने से इसकी दुर्बलता अलग हो गई। उसको देखेंगे अलाघवम, वहाँ क्या था, लाघव था अर्थात शरीर हल्का हो जाता है। पेट साफ होने के बाद यहाँ क्या है, पेट साफ होने रहा है इसलिए भारीपन, यहाँ क्या है, भारीपन, शरीर भारीपन बन रहेगा, मन भारीपन रहेगा। मारुत निग्रह, वहाँ क्या था, वात का एक तरह से अनुवर्तन हो रहा था, मतलब कि गैस पास हो रही थी, यहाँ पर मारुत का निग्रह हो रहा है। वात मतलब वात जो गैस है वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो मारुत का निग्रह है, उसको जकड़े हुए है, पेट में ही जकड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको याद कैसे करना है, आप सम्यक को याद कर लीजिए, उसका जस्ट अपोजिट। भूख प्यास उसमें अच्छे से लगती थी, इसमें अच्छे से नहीं लगेगी। हृदय की शुद्धि हो रही थी वहाँ पर, यहाँ शुद्धि नहीं हो रही है। और वहाँ पर बार बार थूकता है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मलमूत्र पेट में भरा हुआ है, गैस बन रहा है, और यहाँ पर पित्त के साथ थूकता है। और वहाँ पर खाने की रुचि थी, यहाँ पर अरुचि है, और यहाँ पर बमन हो रहा है, उल्टी हो जा रहा है। दुर्बलता यहाँ पर भी है, दुर्बलता वहाँ, दोनों में अंतर है। और शरीर में वहाँ पर क्या था, शरीर में लघुता थी, यहाँ भारीपन हो गया और लाघवम हो गया। वहाँ वायु जो है गैस पास हो रही थी, यहाँ पर गैस पास नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पर कि तीसरा पॉइंट उसमें है पहले पॉइंट में, अतिवृक्त के लक्षण। अतिवृक्त का मतलब यह भी हम लोग विरेचन की बात करते हैं कि गुद मार्ग से मल और दोषों को निकालने की बात करते हैं, लूज मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी व्यक्ति को लूज मोशन हो जाए तो विरेचन के अतियोग के लक्षण का, अतिवृक्त मतलब विरेचन के अतियोग मतलब बहुत ज़्यादा बार उसको लैट्रिन जाना पड़े। तो औषधि पिलाने के बाद अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कैसे पहचानेंगे कि ये अतिवृत्त का लक्षण है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि विरेचन जब होता है, गुद मार्ग से मल निकलता है, दोष निकलते हैं, तो इसका एक सीक्वेंस होता है। क्या सीक्वेंस होता है, पहले क्या निकलेगा, तो पहले विट मतलब पुरुष निकलेगा, दूसरे नंबर पे पित्त निकलेगा, मतलब
पित्त निकलेगा, फिर पित्त के बाद कफ आएगा और कफ के बाद वात। ये जो चारों चीज़ें हैं क्रम से निकलते हैं। एक सीक्वेंस है कि विरेचन जब भी होता है सबसे पहले मल निकलेगा, मल के बाद पित्त निकलेगा, पित्त दोष, फिर कफ दोष निकलेगा, फिर वात दोष निकलेंगे क्रम से आने के बाद। अगर ये क्रम से आता है आने के बाद, यदि क्रम से आने के बाद, यदि अब देखेंगे ये चीज़ क्रम से होने के बाद, ये क्रम से होना चाहिए। उसके बाद क्या चीज़ है कि कुछ कंडीशन बताया कि मेद मांस के जल के समान रक्त निकलता है। मेद और मांस, जैसे कहते हैं ना मांस के धोवन, आप जब मांस खाते हैं तो मांस को धुलते हैं तो उसका जो रेडिश वाटर हो जाता है, उसके समान अगर रक्त निकलता है, खून शरीर से निकलता है, मेद और मांस के समान रक्त निकलता है, अथवा मतलब ये दिया अथवा या तो मेद मांस, ये क्रम से होने के बाद मेद और मांस के जल के समान रक्त निकलता है शरीर से लैट्रिक मार्ग से, या कफ पित्त से रहित जल निकलता है, या जो जल निकलेगा सिर्फ लैट्रिन होगा तो उसमें जल रहेगा तो वो उसमें कफ पित्त नहीं रहेगा, कफ पित्त नहीं रहेगा, या कृष्ण रक्त या काला खून निकलता हो। तो कहने का मतलब कि दो कंडीशन में रक्त निकल रहा है, मेद और मांस के जल के समान रक्त निकल रहा है, या काला खून निकल रहा है, या कफ पित्त से रहित जल निकलता है, ये होगा। और साथ ही साथ यदि प्यास, ये तो हो रहा, जब इतना हो रहा है, जब शरीर से ज़्यादा रक्त निकलेगा, जल निकलेगा तो व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी आ जाएगी। पानी की कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, यदि प्यास, तो फिर क्या होगा, प्यास अधिक लगेगी। तो प्यास अधिक लगती है और वातजन व्याधि से पीड़ित रहता है। साथ ही साथ वातजन व्याधि से पीड़ित रहेगा। जब शरीर से खूब पानी निकल जाता, देखते हैं आपके ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में डायरिया किसी को जाता है तो बिल्कुल क्या होता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मूर्छित, ज्ञान शून्य हो जाता है, अर्थात मूर्छित अर्थात बेहोश होने लगता है, बिल्कुल लगता है लुंज पुंज हो जाएगा। तो ये आपके विरेचन के अति योग का लक्षण है। विरेचन के अति योग में बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर से जल निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। रक्त कैसा होगा, मेद मांस के जल के समान है, या कफ पित्त से रहित जल निकलता है, या काला खून निकलता है, और प्यास बहुत अधिक लगेगी, जल निकलेगा और वातजन व्याधि से पीड़ित रहेगा। तो इससे क्या हो गया, व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसकी बात कर लिए हैं।